नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड यात्रा पर रवाना होने वाले हैं और 23 तारीख को उनका यूक्रेन का भी विजिट होना है। सुमित जी, हम आप सब जानते हैं कि जब जुलाई में प्रधानमंत्री मॉस्को की यात्रा पर गए थे, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि मैं बड़ा शॉक्ड हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से जाकर के गले मिल रहे हैं। और जिस दिन वो वहाँ गए थे, उस दिन यूक्रेन में रूस ने एक अटैक किया था जो अस्पताल पर हुआ था, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। इसको लेकर के, यानी उनकी मॉस्को यात्रा को लेकर के, अमेरिका के फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बयान आया था कि साहब, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि भारत और रूस के रिलेशन बहुत पुराने हैं, लेकिन ये उस समय मीटिंग हो रही है जब नेटो देशों की समिट हमारे यहाँ होने जा रही है या हो रही है। ऐसे में मोदी की मॉस्को यात्रा हमें अखर रही है, इसके संदेश ठीक नहीं जा रहे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा और पुतिन से गले मिलना, ये अमेरिका के लिए बहुत असहज क्षण थे, पल थे, समय था। अब सीधे मोदी जी जा रहे हैं यूक्रेन। यूक्रेन यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं साहब? सर, इसको दो एंगल से देखते हैं। पहली बात है कि जब मोदी जी थर्ड टर्म में दोबारा आए हैं, सबसे पहले वो रशिया गए। क्या मोदी जी को ये नहीं पता था कि मैं रशिया में जाऊंगा, वहां पे पुतिन मुझे गले मिलेंगे और ये फोटोज कई लोगों के दिल के ऊपर सांप रोज रेंगना शुरू हो जाएगा? क्या मोदी जी को ये चीज का एहसास नहीं था? या दैट मीन्स मोदी जी ने जानबूझकर वो विजिट किया है? दूसरी बात, मोदी जी ने एक मैसेज तो दे दिया, हु आर यू टू टेल मी कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं। मेरी कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वी आर नॉट अ कॉलोनी ऑफ यू एनी मोर। हम वहीं जाएंगे, वही करेंगे जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में आता है। पहली बात ये। अब मुझे मालूम है कि मेरी गवर्नमेंट को गिराने के लिए किस किस ने साथ दिया था और कौन मेरे साथ खड़ा हुआ था। ये मैसेज भी देना बहुत जरूरी था। तो मोदी जी ने उस विजिट पे जाकर एक चीज तो क्लियर कर दी, भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। अब यूक्रेन की विजिट के ऊपर आते हैं। जैसे ही चाइना को पता लगा कि मोदी जी यूक्रेन जाने वाले हैं, चाइना ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को यूक्रेन पे अपने कंट्री में बुला लिया अभी 2 हफ्ते पहले। जैसे ही, क्योंकि इनकी जो न्यूज थी कि मोदी जी यूक्रेन जाने वाले हैं, पहले न्यूज आ रही थी ये शायद 26-27 को अगस्त के मोदी जी जाने वाले हैं यूक्रेन में। तो चाइना ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और बोला कि हम इंटरवीन करना चाहते हैं आपके और रशिया के युद्ध के बीच में। अभी तक इंटरवीन की बात कभी भी नहीं करी है, सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती रही हैं, ऑफिशियली मीटिंग करी है इस बार। और एक फॉर्मूला भी दे दिया चाइना ने अपनी तरफ से कि हम पुतिन को बना सकते हैं युद्ध को रोकने के लिए। उन्हें मालूम था कि अगर मोदी जी यूक्रेन जा रहे हैं, रशिया से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कहीं लाइमलाइट पूरी की पूरी मोदी जी डाल ले जाए, डाल लूट ले, तो चाइना ने अपनी तरफ से होशियारी करने की कोशिश करी। और जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था यूक्रेन को, यूक्रेन ने भी मना कर दिया और रशिया ने भी मना कर दिया। यानी कि दुनिया को पता है कि मोदी जी वहां पर कोई सामान या हथियार बेचने तो जा नहीं रहे और यूक्रेन से कोई इंडस्ट्री लेके आने की बात करने नहीं जा रहे हैं, वो युद्ध को रोकने के लिए ही जा रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। और इसके ऊपर नजर पूरी दुनिया की है कि मोदी जी ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे कि वहां पर युद्ध को रोका जाए। हमारी नजर भी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी इज गोइंग विद अ प्लान। डेफिनेटली इट इज नॉट कि वो अमेरिकन को खुश करने के लिए, यूरोपियंस को खुश करने के लिए वहां जा रहे हैं। वो प्लान लेकर जा रहे हैं। पुतिन से मीटिंग कर चुके हैं, दूसरी पार्टी से मीटिंग करने जा रहे हैं और पहली बार है कि कोई फॉरेन मिनिस्टर वहां पे, फॉरेन का जो इतना हाईएस्ट लेवल का कोई प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वहां पे जा रहा हो। और वो भी कब, जब युद्ध चरम सीमा के ऊपर है, रोज गोलाबारी हो रही है, वहां पर बिजली के लाले हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बीच में जाना ये भी दिखाता है कि भारत में एक्चुअल शेयर कौन है। पोस्टर में लिखने वाले कि हम शेर हैं, हम डरेंगे नहीं, डरो मत वाले लोग वो शेर हैं कि एक्चुअल शेर वो है तो युद्ध के बीच में, टाइम के बीच में, युद्ध के क्षेत्र में जा रहा है, उनके प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर युद्ध रोकने की बात भी मोदी जी करने वाले हैं। आगे उस युद्ध को रोकने के लिए वो कामयाब होंगे ही नहीं होंगे,
वो वक्त बताएगा। लेकिन मेरी अपनी प्रोडिक्शन ये है, जितना मैं जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझता हूँ आपके जैसे लोगों के साथ रहकर, वो एक ही चीज है, अमेरिका इस युद्ध को रोकना नहीं देगा। रशिया को यूक्रेन ने, जैसे चाइना ने समझाया था कि तुम बोल दो, जो फॉर्मूला दिया था चाइना ने, अब सोच के देखिए फॉर्मूला क्या था। यूक्रेन को बोला कि जो 20% कंट्री तुम्हारा रशिया ने तुमसे ले लिया है, तुम रशिया को दे दो, लेकिन ये बोल दो कि वहां पर रेफरेंडम करवाया जाए। अगर रशिया, वहां के लोग जो वहां पे जो 20% पॉपुलेशन वहां पे रहती है, अगर वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो क्या रशिया के साथ रहना चाहेंगे या यूक्रेन के साथ रहना चाहेंगे। ये वही मामला है जो पाकिस्तान हमेशा ही हमें बोलता है कि कश्मीर में आप रेफरेंडम करवा दीजिए, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था, जिस जिस दिन जेलेंस्की ने इसको अनाउंस किया है, उसी रात नेटो की तरफ से रशिया के अंदर एयर बेस के ऊपर अटैक किया गया और नाम दे दिया कि ये यूक्रेन ने वहां पर अटैक किया है। यानी कि ये युद्ध अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध रुके। 6 नवंबर तक तो रुकने देगा नहीं, इसकी बात देखी जाएगी। सुमित जी, आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखने का काम कर दिया है। मैं 2-3 चीजें अपने दर्शकों के सामने रखता हूँ, आपकी तो नॉलेज में है वो चीजें। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही मैं फिर से ऑफिस को टेक ओवर करूंगा, वैसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे। वो दूसरी बात कह रहे हैं कि जितने भी हमास ने इज़राइल के लोगों को पकड़ा हुआ है, बेटियों को पकड़ा हुआ है, उनको मेरे शपथ ग्रहण करने से पहले रिहा कर दे, नहीं तो भूस भर दूंगा आते ही। 2 बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। तीसरी बात, जो मॉस्को यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, माना ये जा रहा है और शायद आप मेरी बात को रेखांकित करेंगे, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मॉस्को भी एक प्लान के साथ गए थे और ट्रंप चाहते हैं कि इसमें मोदी बहुत अहम भूमिका निभाएं। तो ये नवंबर के बाद का जो घटनाक्रम होने वाला है, उसी के तहत सारी तैयारियां हैं। और अगर अमेरिका किसी ना किसी रूप में भारत को उंगली करने की कोशिश कर रहा है, तो जो मोदी की यूक्रेन यात्रा है वो अमेरिका को उंगली करने के लिए ही है। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तभी मैंने बोला है वेट सिर्फ 6 नवंबर की है। 6 नवंबर को वहां पर जो अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है, वो ट्रंप बनेंगे, वो कमला हैरिस बनेगी, या कोई और बनेगा। मैं इसके ऊपर भी बोल रहा हूं, या कोई और बनेगा। जो भी बनेगा उसके बाद फैसला होगा कि जो आज एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उसका कोई फायदा है या नहीं है। अगर तो ट्रंप आ गए तो आज जो भूमिका बनाई जा रही है मोदी जी की तरफ से, रशिया का विजिट, उसके बाद यूक्रेन का विजिट, पोलैंड का विजिट, क्योंकि पोलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इस पूरे खित्ते में। इसको बैलेंसिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, कि तराजू के बीच में वो खड़ा है। तो मोदी बिल्कुल। जी अगर 30-40 साल के बाद एक कंट्री में जा रहे हैं एकदम से प्लान करके, तो प्लान कोई बड़ा है। रशिया में प्लानिंग के तहत वहां पर जो करके आए हैं, आपको लगता है कि वहां पर जो छोटे मोटे उन्होंने एग्रीमेंट्स करे मोदी जी ने जाकर, उसके लिए मोदी जी उठकर जाएंगे एक दिन के विजिट के लिए, वो भी रशिया में? इतने छोटे काम कर लिए मोदी जी, जाने वाले आदमी रही है। और मुद्दा कुछ बड़ा था जो अनाउंस नहीं किया गया है। एंड आई एम श्योर ये मुद्दा सारा का सारा प्लानिंग के तहत हो रहा है। 6 नवंबर की वेट है, 6 नवंबर के बाद ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, अगर ट्रंप आए, उनकी ट्रंप की जो जीत है वो भी इतनी आसान होने वाली नहीं है। ये लिब्रांडो जिस तरह से मोदी जी के पीछे पड़े हुए थे, मोदी जी को आने नहीं देना चाहते थे, उसी तरीके से सेम फॉर्मूले के साथ ये ट्रंप के पीछे भी पड़े हैं, इतनी आसानी से उनको नहीं आने देंगे। लेकिन जिस दिन ट्रंप आएंगे, उस दिन मोदी जी एंड ट्रंप एंड पुतिन, ये तीनों की जो जिसको हम बोलते हैं कि लव ट्रायंगल, ये क्या कुछ कमाल करने वाला है। अब आप भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। और मोदी जी की तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे एक अंदर से एक फीलिंग है, मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को फॉलो करता हूँ, कि ट्रंप के आने के बाद ही जो हमारे मोदी जी आज चुप हैं, इनकी साइलेंस से जो मौन व्रत है वो खत्म, उसके बाद ही होने वाला है। और ये बोलेंगे भी, गरजेंगे भी, और काम भी धाड़ कर करेंगे, जैसे वो पहले पिछले 10 सालों में करते रहे हैं।
चुनाव प्रचार के दौरान 2 बातें मोदी ने ऐसी कही थी जो मेरे कानों में अभी भी गूंजती रहती हैं। एक तो नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था कि साहब, हमारे यहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव इस समय चल रहा है। दुनिया भर के देश उस पर टिप्पणी करें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, तो हम इस बात को नोट कर रहे हैं। नतीजे यस आने दीजिए, 4 जून के बाद हम इनको बताएँगे। और आपको याद होगा सुमित जी, बहुत सारे दर्शकों को भी याद होगा, उस समय पन्नू को लेकर के अमेरिका के फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ बयानबाजियाँ की थी और ये माना जा रहा था कि ये जानबूझ करके की जा रही है। उसी समय ब्रिटेन की एक अदालत ने कोविशील्ड को लेकर के एक मामले की सुनवाई शुरू कर दी थी और उसमें भी कुछ बदतमीजी भरे रिमार्क्स किए गए थे और देश के भीतर भी उसको गरमाने की कोशिश की गई थी, अखिलेश यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तमाम चीज़ें जो हैं वो। तो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें हुई थी, यूके की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। अब ये तो बहुत अच्छे तरीके से मोदी जानते हैं, पॉलिटिक्स में तो उनका कोई सानी ही नहीं है कि कहाँ से क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की अपनी पार्टी 240 पर रुकी है, मुझे लगता है कि मोदी जी अब बहुत आक्रामक मूड में हैं। एक बात और कही थी, जिसका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जब मैं तीसरी बार शपथ लूँगा तो उसके 6 महीने तक राजनीतिक भूचाल आते रहेंगे देश में। ये जो शोएब चौधरी जो हैं, सलाउद्दीन शोएब चौधरी की तरफ से सूचनाओं की गंगा का प्रवाह शुरू हुआ है, इसके पीछे भी आप कुछ वो राजनीतिक भूचाल वाले बयान का पुट देख रहे हैं? सर, पॉसिबल है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर हर एक पॉसिबिलिटी को आप नकार नहीं सकते। कौन सी चीज कहां पर यूज की जाएगी अपने फायदे के लिए, ये ऐसा ही चलता है। लेकिन आपको एक चीज और मैं याद दिला दूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नोटिस पहुंच गया है कि 29 अक्टूबर तक उनको हेरल्ड, जो नेशनल हेरल्ड केस है, उसकी रिटर्न में जवाब देना है। सर, इतने सालों के बाद हमारी कोर्ट्स जागी है, एक जवाब मांग लिया, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी भूचाल से कम नहीं है। और इसलिए उनको रात को 2 बजे 1:56 के ऊपर राहुल गांधी को सपना आया कि ईडी सीबीआई उनके घर में आ रही है। ये सर सपने ऐसे नहीं आते हैं, उन्हें भी दिखता है राइटिंग ऑन द वॉल क्या है। ये भूचाल से कम नहीं है और ये भूचाल आने भी चाहिए और आएंगे भी। मोदी जी ने 2 चीजें बोली थी, एक तो उन्होंने 6 महीने का भूचाल बोला था, दूसरा बोला था कि 100 दिनों में बहुत बड़े बड़े कार्य मैं करने वाला हूं अपनी तीसरी टर्म में। मैं उस 100 दिनों में, मैं मानता हूं कि जो रशिया और यूक्रेन का जो ये विजिट है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये छोटी बात नहीं होगी कि अगर एक बहुत बड़ा युद्ध भारत रोकने में सफल होता है, आप सोचकर देखिए, उसके बाद हमारा जो औहदा है पूरे दुनिया में, डिप्लोमेसी वर्ल्ड में, वो कहाँ पहुंच जाएगा। लोग सोचते हैं कि शायद मोदी जी ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, इनकम टैक्स फ्री कर देंगे, तो लोगों को लगता है कि हमारी जेब में क्या जा रहा है। मोदी जी बहुत बड़े प्लान पे ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो बात करते हैं कि मैंने 2047 तक इसे एक विकसित कंट्री बनाना है, उसके लिए कदम भी आपको बड़े लेने पड़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने पड़ेंगे, और तभी आपका रौदा और आपका रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ता है। मोदी जी ने उसके ऊपर कदम रखना शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 6 नवंबर के बाद आप मोदी जी का जो रूप है वो चेंज होता हुआ दिखाई देंगे ट्रंप के आने के बाद। अभी उन्हें भी मालूम है कि जो कुछ बांग्लादेश में इस सारी फोर्सेस ने मिलकर वहां पर किया है, अब ये हमारे देश में भी उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका जवाब हमारे धनखड़ साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने राज्यसभा में ऑलरेडी कांग्रेस के मुंह पे बोल दिया है कि हमें मालूम है आप क्या करना चाहते हो, लेकिन आपको हम करने नहीं देंगे। तो ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑपोजिशन पार्टी को मुंह के ऊपर बोल रहा है, वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। बल्कि वो कहते हैं कि देखना लड़की की तरफ, सुनाना नूह को, वो वाला काम था। सुनाया उन्होंने, देखा कांग्रेस की तरफ है, सुनाया मुझे लगता है अमेरिका को ही है कि वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड वी विल आंसर यू इन द सेम लैंग्वेज। देखते हैं, 6 नवंबर की वेट कीजिए। एंड मैं प्रे करता हूं कि ट्रंप वहां पे आ जाएं, उसके बाद कई चीजें यहाँ पर उल्टी होती हुई आपको दिखाई देंगी। जैसे उन्होंने बोला है कि मैं भून दूंगा हमास के लोगों को, वैसे ही भारत के अंदर भी कई चीजों को
या कई लोगों को भूनना पड़ेगा। अब मोदी जी करके छोड़ेंगे। सुमित जी, हमारे देश में 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास सर्वाधिक जमीन है। सेना, रेलवे और वक्फ बोर्ड। अतीत में कांग्रेस की बड़ी कृपा रही है वक्फ बोर्ड पर, कट्टरपंथियों पर, मुस्लिम्स पर। उनको मजबूत बनाने में कांग्रेस ने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है। और इन लोगों के कितने दिमाग खराब हैं। उदयपुर में जो दर्जी की गर्दन काटी गई थी वो, और उदयपुर में ही अब एक बच्चे की जिस तरीके से चाकू मार करके स्कूल में जान ली गई है वो, ये 2 घटनाएं हमें बताती हैं। नवंबर की बात आप कर रहे हैं। नवंबर में शीतकालीन सत्र भी होना है भारत में, और शीतकालीन सत्र तक जो जेपीसी की रिपोर्ट है वक्फ बोर्ड पर वो भी आ जाएगी और पार्लियामेंट में पास होगी। उसके बाद जो सिनेरियो यहाँ पर बनेगा उसकी हम और आप कल्पना कर सकते हैं बस। तो मोदी जी कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसके ऊपर ना एक बड़ी बार अध्ययन किया है। मोदी जी को एक चीज मालूम है कि अगर मैं एक चीज को ठीक करूंगा तो 100 चीजें और पड़ी हैं, मैं एक करते करते 100 साल निकल जाएंगे। 75 साल का गंध है साहब, इसको एक एक करके आप खत्म नहीं कर सकते। और इसका जवाब दिया था बीबीसी के जो मिस्टर टोली हैं। उन्होंने क्या बोला था? मोदी जी, ये दीमक भरा हुआ एक वृक्ष है कांग्रेस का लगाया हुआ, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लगे हुए हैं। वो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वो लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को 20-20 घंटे काम करना पड़ता है, बिना छुट्टी के वो काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बीबीसी, जबकि जिसको मैं बोलता हूं कि कभी भी उन्होंने भारत की फेवर में या मोदी जी की फेवर में कभी भी कोई वीडियो या स्टेटमेंट नहीं दिया, उनके जो टुल्ली हैं उन्होंने जैसे वो स्टेटमेंट दिया है, इट इज द आंसर टू दिस कि मोदी जी मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर इस पूरे जो ये गला हुआ पेड़ है कांग्रेस का लगाया हुआ सिस्टम, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने में लगे हैं। और ये तीसरे टर्म में ये काम करके ही छोड़ेंगे, उसके बिना हटने वाले नहीं है। मेरी यहाँ पर एक मीटिंग हुआ था जो इंडियन एम्बेसी है, तो दे ऑल्सो कीप ऑन आस्किंग जो इंडियन डायस्पोरा होता है कि भारत में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आप हैरान रह जाएंगे कि मेरी जो सजेशन थी उनको कि आप हमेशा कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बजाय आप दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं तो कॉर्पोरेट का आदमी हूं। जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है, कई बार हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, हम इतना डूब जाते हैं कि कंपनी ही बैठ जाती है। उसकी बजाय काम ये होता है कि आप उसके उसके पैरेलल एक और बड़ी प्रॉब्लम को खड़ा कर देते हैं। वो छोटी प्रॉब्लम लगने लग जाती है जिसके ऊपर आप टाइम वेस्ट कर रहे थे पहले। आपको अगर ये चीजों को ठीक करना है, आप हिंदू वक्फ बोर्ड बना दीजिए। हिंदू जहां पर भी उंगली रखेगा वो जगह उसकी होगी, और कोई भी उसके ऊपर किसी कोर्ट में जा नहीं सकता। और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बना दीजिए। जिस दिन आप ये दो काम कर देंगे, दूसरा पक्ष उसी दिन बोल देगा आप इन दोनों वक्फ बोर्ड को और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप खत्म कर दीजिए। बिकॉज उन्हें पता है कि जिस दिन हमारा अपना कोर्ट बन गया, पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, उस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट खत्म हो जाएंगे, उनकी सुनवाई होनी ही बंद हो जाएगी। जिस दिन आप ये काम कर देंगे ओंकार जी, उस दिन दूसरा पक्ष अपने आप घुटने टेक देगा। हिम्मत चाहिए इसको करने के लिए। कब करेंगे या कौन करेगा, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, ऑलवेज अ प्लेजर।